हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसी प्लस, अ डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। और आप हैं इस एसएससी मेंस के प्रैक्टिस सेशंस में। हम आज क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं फॉर द सब्जेक्ट हाईवे इंजीनियरिंग, जहां पर क्वेश्चंस विल बी ऑफ द गेट एंड ईएसी लेवल और ऐसे क्वेश्चंस जो कि मेंस में एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं, उन्हीं को हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे। इनटू दिस लेक्चर नंबर 4 ट्रैफिक इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे और बढ़ते हैं सेशन में आगे विथ ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। देखते हैं कैसे क्वेश्चंस हैं हमारे पास। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू इंटरचेंज। जब हम बात कर रहे हैं इंटरचेंज की, तो इंटरचेंज का मतलब हो रहा है कि हम यहां पर ग्रेड सेपरेशन की बात कर रहे हैं। ग्रेड सेपरेशन की बात कर रहे हैं, मतलब हमारे पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से दूसरे पर्टिकुलर डायरेक्शन पर मूव करने के लिए हमें ना कोई रोटरी ना कोई सिग्नल की जरूरत पड़ रही है। सेम लेवल पर हम इंटरचेंज नहीं कर रहे हैं, वी आर चेंजिंग एट सम अनदर लेवल। तो इंटरचेंज कई प्रकार के होते हैं। एक हमारे पास कहलाता है डायमंड इंटरचेंज। डायमंड का शेप आप लोगों ने देखा होगा। दिस इज व्हाट द शेप ऑफ द डायमंड रेफर्स टू। तो ऐसा शेप का जो हमारे पास हम ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन बनाते हैं वो हमारे पास डायमंड कहलाता है। अब इसमें हो क्या रहा है? सो इट इज अ वेरी सिंपल सिचुएशन कि हमारे पास हमें ग्रेड सेपरेट करके मूवमेंट कराना पड़ रहा है। किसका? व्हीकल्स का। तो ग्रेड सेपरेट करके मूवमेंट कराना पड़ रहा है व्हीकल्स का। जरा समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे व्हीकल्स मूव करेंगे। मान लेते हैं हमारे पास इस डायरेक्शन से आने वाली कोई व्हीकल है, उसे सामने जाना है, तो वो यहां से आगे इस रूट से डायरेक्टली जाती चली जा सकती है। अगर उसे लेफ्ट तरफ मुड़ना है तो वो इस वाले पाथ को फॉलो करते हुए यहां से इस वाले रूट को ले सकती है विदाउट एनी स्टॉपेज, कहीं पर भी कुछ भी नहीं। तो इस डायरेक्शन से आने वाली व्हीकल या तो सीधे जा सकती है या लेफ्ट टर्न कर सकती है। राइट टर्न करने के लिए हमारे पास यहां पर कोई प्रोविजन नहीं है, कोई प्रोविजन नहीं है। सिमिलरली अगर बात करूं मैं कि यहां से कोई व्हीकल अगर आ रही है, अगर यहां से कोई व्हीकल आ रही है, इस व्हीकल को यहां पे लेफ्ट हैंड तरफ जाना है तो लेफ्ट हैंड तरफ का मूवमेंट पॉसिबल है, सीधा मूवमेंट पॉसिबल है, लेकिन ये राइट टर्न नहीं कर सकती। सिमिलरली जब हम यहां से आ रहे हैं तो फ्रॉम दिस डायरेक्शन यहां से आने पर सीधा तो जाया जा सकता है, इन सिमिलर मैनर लेफ्ट टर्न लेकर यहां भी जाया जा सकता है, राइट टर्न लेने का कोई प्रोविजन नहीं है। इन सिमिलर मैनर जब यहां से हम मूव करते हुए आएंगे तो सीधे जाया जा सकता है और यहां से लेफ्ट टर्न लिया जा सकता है, लेकिन राइट टर्न लेने का कोई प्रोविजन नहीं है। तो यहां पर हमारे पास पूछा जा रहा है डायमंड इंटरचेंज इज फार सुपीरियर टू क्लोवर लीफ। गलत है। क्लोवर लीफ के अंदर एक हमारे पास प्रोविजन बनता है कि अगर हमें मूवमेंट कराना भी हुआ, कौन सा मूवमेंट? यहां से लेफ्ट जा पा रहे हैं, सीधे जा पा रहे हैं, राइट तरफ नहीं जा पा रहे हैं, तो यहां से हमने बनाया एक ये वाला साइन। तो इससे व्हीकल यहां से आके राइट तरफ जा सकती है। इन द सिमिलर मैनर यहां बनाया, इन द सिमिलर मैनर यहां बनाया, इन द सिमिलर मैनर यहां बनाया, तो ये बन जाता है अब क्लोवर लीफ डिजाइन। तो डायमंड इंटरचेंज फार सुपीरियर टू क्लोवर लीफ डिजाइन, ये गलत है। इन डायमंड इंटरचेंज देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इलीगल रॉन्ग वे टर्न। जिसको राइट जाना है, डायमंड इंटरचेंज है, तो डायमंड इंटरचेंज में राइट जाने के लिए प्रोविजन नहीं है। इंसान यहां से रॉन्ग टर्न लेने की कोशिश कर सकता है, यहां से एक रॉन्ग टर्न लेगा और राइट चला जाएगा। ये वाला इंसान यहां से आगे बढ़ते हुए यहां से एक रॉन्ग टर्न लेगा और राइट चला जाएगा। ये वाला इंसान आगे बढ़ते हुए यहां से एक राइट टर्न लेगा और हमारे पास जो है वो रॉन्ग टर्न लेके राइट में टर्न हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है यहां पर कि भाई अलग अलग डायरेक्शन से व्हीकल जो है वो रॉन्ग टर्न ले सकते हैं अगर राइट तरफ डाइवर्ट करना भी हुआ तो पहला वाला स्टेटमेंट पॉसिबिलिटी ऑफ इलीगल रॉन्ग टर्न वे, ये वाली बात सही है। सिर्फ एक स्टेटमेंट गलत सही होगा, दैट इज ए स्टेटमेंट, ओनली वन इज करेक्ट। तो ये डायग्राम को जरा आप विजुअलाइज करिएगा, यू विल बी एबल टू वेरी क्लियरली सी द डिफरेंसेस। अगला सवाल पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिक फीचर्स रिक्वायर्ड द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द वीविंग एंगल एंड द वीविंग डिस्टेंस फॉर इट्स डिजाइन। तो देखो वीविंग एंगल वीविंग डिस्टेंस ये बात आ रही है राइट एंगल इंटरसेक्शन। तो राइट एंगल इंटरसेक्शन हमारे पास जहां पर हम क्या लगाते हैं? सिग्नल लगाते हैं। तो सिग्नल के अंदर वीविंग एंगल वीविंग डिस्टेंस इनका कोई मतलब नहीं होता।
राउंड अबाउट हमारे पास जो है जिसमें सिर्फ एक जगह से घूम के जाना पड़ता है, जहां पर हर लेग से मूवमेंट नहीं हो रहा, वहां पर भी मतलब नहीं निकलता। ग्रेड सेपरेटेड जंक्शन के अंदर वीविंग लेंथ हो, वीविंग डिस्टेंस हो, क्योंकि कोई भी एक ट्रैफिक किसी दूसरे ट्रैफिक के डायरेक्शन के साथ मेल नहीं खाता है, तो यहां पर भी इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा। रोटरी की डिजाइन में इसका सिग्निफिकेंस जरूर आता है, क्योंकि रोटरी में हर लेग से गाड़ियां घूमते हुए एक जगह से एंटर करते हुए दूसरे जगह से एग्जिट करती है। ऐसे में हमारे पास यहां पर रोटरी डिजाइन में इसकी इंपॉर्टेंस बन जाती है, एंड आंसर इज गोइंग टू बी ए। यहां पर इफ यू सी इनटू दिस रोटरी डिजाइन, वीविंग विड्थ की इंपॉर्टेंस है, पता चले कितना हमें जो है वो वीविंग सेक्शन रखना है, और हमारे पास व्हीकल किस एंगल पर एंटर कर रही है और किस एंगल पर एग्जिट कर रही है, जिससे कि एग्जिट और एंट्री ज्यादा आसान बने, इसके लिए वीविंग एंगल की रिक्वायरमेंट होती है। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट किसके अंदर है, रोटरी डिजाइन के अंदर इंपॉर्टेंट है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेट ऑफ ट्रैफिक स्टडीज इज नीडेड फॉर फंक्शनल डिजाइन एज वेल एज फॉर हाईवे कैपेसिटी डिजाइन। फंक्शनल डिजाइन का मतलब यह होता है कि हम जो है वो पर्पस फुलफिल कर सके, ठीक है, कि किस लिए बनाया है। और हाईवे कैपेसिटी डिजाइन का मतलब यह होता है, कैपेसिटी डिजाइन का मतलब यह होता है कि हम कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स अकोमोडेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ व्हीकल्स पर लेन पर आवर कितने अकोमोडेट कर सकते हैं। इन दोनों के लिए कौन सी स्टडी की जाएगी, तो जरा देखो आप, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी, ये हमारे पास रूट सिलेक्शन के लिए करी जाती है। अगर हमें कोई रूट सिलेक्ट करना हुआ तो उस केस में ये हमारे पास करी जाती है। तो यहां पर कितने नंबर ऑफ व्हीकल कितने टाइम पीरियड में हम अकोमोडेट कर पाए, पर्पस फुलफिल होगा नहीं होगा, खेल खत्म है, यहां पर ये हमारा आंसर हो नहीं सकता। पार्किंग एंड एक्सीडेंटल स्टडीज, तो पार्किंग एंड एक्सीडेंटल स्टडीज के अंदर हमें कैपेसिटी डिजाइन से मतलब नहीं होता, यहां पर हमें वो ब्लैक स्पॉट्स ढूंढने पड़ते हैं, हमें ब्लैक स्पॉट ढूंढने पड़ते हैं जहां पर हमारे पास एक्सीडेंट होने के चांसेस बनते हैं। पार्किंग की स्टडीज में हमारे पास हमें जो है वो सुटेबिलिटी ढूंढनी पड़ती है कि किस एरिया में किस तरह की पार्किंग की जा सकती है। अनदर वन इज स्पीड एंड वॉल्यूम स्टडी, तो स्पीड एंड वॉल्यूम स्टडी ही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसी से पता चलता है कि हम कितनी लेवल ऑफ सर्विस प्रोवाइड कर पा रहे हैं, और यहीं पर ट्रैफिक की कैपेसिटी की बात आती है, ठीक है। तो यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। एक्सेल लोड स्टडी जनरली परफॉर्म की जाती है टू चेक या फिर टू डिफाइन हमारे पास किस तरह का पेवमेंट होगा, पेवमेंट डिजाइन में काम आ जाता है। आंसर क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रैफिक सर्वे स्कीम्स इज मोस्ट रिलेवेंट, पूछा है मोस्ट रिलेवेंट है when deciding on locating major routes in city, locating major routes in city। अभी हम लोगों ने पढ़ा रूट सिलेक्शन करने के लिए ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी करनी पड़ती है। ट्रैफिक वॉल्यूम सर्वे करने के लिए हमें, ट्रैफिक वॉल्यूम सर्वे हमें किन चीजों में मदद करता है, मदद करता है कि इंटरसेक्शन पर क्या देने की जरूरत है, ग्रेड सेपरेशन देना है, सिग्नल देना है, क्या देना है। हमारे पास ट्रैफिक वॉल्यूम सर्वे जो है ये भी बताता है कि आपके पास कितने नंबर ऑफ लेन्स आपको बनाने की जरूरत है, ठीक है, ये आपके लिए जो है वो बताता है। तो यहां पर आपके पास जो है वो ये आंसर नहीं हो सकता, आंसर तो बी ही होगा। स्पीड सर्वे हमें बताता है कि हमारे पास जो है वो लेवल ऑफ सर्विस कितना जा रहा है, कि भाई जिसके लिए हमने रोड बनाया है क्या वो सफिशिएंट हमें प्रॉपर्टीज मिल पा रही है, नहीं मिल पा रही है। जिसके लिए रोड बनाया गया है हमारे पास क्या उतने पर्टिकुलर ट्रैफिक को अकोमोडेट कर पा रहे, नहीं कर पा रहे हैं। आर द व्हीकल्स एबल टू अचीव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ स्पीड इनटू द रूट, तो उसके लिए हमारे पास जनरली करा जाता है। इसी को हम कहते हैं स्पीड सर्वे जो है वो लेवल ऑफ सर्विस, या फिर अगर मैं कहूं तो हमें यहां पर ये कहा जा सकता है कि ये हमारे पास जो है वो रनिंग स्पीड और डिले को पता करने के लिए किया जाता है। अनदर वन ट्रैफिक कैपेसिटी सर्वे, तो ट्रैफिक कैपेसिटी सर्वे इज अनदर सेम थिंग कि हमारे पास लेवल ऑफ सर्विस पता करने के लिए होता है। तो सिर्फ मेजर रूट्स डिसाइड करने के लिए ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी होती है। आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट्स इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग स्पॉट स्पीड इन ट्रैफिक।
इंजीनियरिंग। तो जब स्पॉट स्पीड की बात कर रहे हैं इसका मतलब हम इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात कर रहे हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड की हम बात कर रहे हैं ऑन, कहां पर, एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ रोड, ऑन अ सेक्शन ऑफ रोड। तो किसी भी एक सेक्शन ऑफ रोड पर इंस्टेंटेनियस स्पीड कितनी हो सकती है उसको पता करने के लिए स्पॉट स्पीड जो है वो परफॉर्म की जाती है। कैसे करेंगे? इंस्टेंटेनियस स्पीड पता करना है तो इंस्टेंटेनियस स्पीड पता की जा सकती है बाय द हेल्प ऑफ रेडार गन, या फिर बाय द हेल्प ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक मीटर, या बाय द हेल्प ऑफ हम कह सकते हैं स्पीडोमीटर, स्पीड मीटर, सॉरी स्पीड मीटर। तो ये अलग अलग तरह के हमारे पास डिवाइसेस है, इनमें से एक और है रेफर्ड एज एनोस्कोप। अब होता क्या है, एनोस्कोप जो है वो सबसे आसान होता है, इजीएस्ट होता है, चीपेस्ट होता है पता लगाने के लिए किसी भी सेक्शन ऑफ रोड पर इंस्टेंटेनियस स्पीड कितनी मिल पा रही है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, ए इज गोइंग टू बी दी करेक्ट आंसर। बाकी सारे ऑप्शन जो है वो इससे रिलेट नहीं करते। अब मोस्ट जो है वो हमारे पास यूजफुल है तो वो एनोस्कोप है। रेडार भी यहां पर ऑप्शन है लेकिन रेडार थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो हम किसको आंसर चूज करेंगे, ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम्स, इनमें से कौन सा ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम इज यूजफुल व्हेन देयर इज कॉन्टिन्यूअस ऑपरेशन ऑफ ग्रुप ऑफ व्हीकल्स अलोंग द मेन रोड। हमारे पास पूछा गया है कॉन्टिन्यूअस ऑपरेशन ऑफ ग्रुप ऑफ व्हीकल्स। अब देखो सिस्टम यहां पर चार तरह के दे रखे हैं, साइमल्टेनियस सिस्टम, अल्टरनेट सिस्टम, सिंपल प्रोग्रेसिव सिस्टम और फ्लेक्सिबल सिस्टम। साइमल्टेनियस सिस्टम का मतलब होता है कि हमारे पास अलोंग द रोड किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ रोड में एक ही टाइम पर ऑल सेम कलर, सारे ही सिग्नल सेम कलर के हो जाते हैं एट वन टाइम। तो अगर यहां से लेके वहां तक हमारे पास टोटल मिला के 6 सिग्नल पड़ रहे हैं, 6 के 6 सिग्नल एक ही टाइम पर ग्रीन दिखाएंगे, एक ही टाइम पर रेड, एक ही टाइम पर ग्रीन, एक ही टाइम पर रेड। तो ऐसे में इसे कहते हैं साइमल्टेनियस सिस्टम, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। एक होता है ऑल्टरनेट सिस्टम, जिसमें अलोंग द रोड हमारे पास जो ऑल्टरनेट सिग्नल्स होते हैं, ऑल्टरनेट सिग्नल्स सेम कलर के होते हैं एट अ टाइम, एक ही टाइम पे टोटल मिला के 6 सिग्नल है। तो एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम 3 सिग्नल ग्रीन दिखाएंगे, 3 सिग्नल रेड दिखाएंगे, फिर 3 ग्रीन, फिर 3 रेड, फिर 3 ग्रीन, फिर 3 रेड। ये सिस्टम भी जो है वो बिल्कुल भी हमारे पास ट्रैफिक को सही मूवमेंट नहीं कराता। इनटू द केस ऑफ सिंपल प्रोग्रेसिव सिस्टम, सिंपल प्रोग्रेसिव सिस्टम के अंदर कंडीशन ये होती है कि हमारे पास हर एक अलग अलग सिग्नल पर हमारे पास जो अलग अलग टाइमिंग है वो उस पर्टिकुलर टाइमिंग को एडजस्ट कर दिया जाता है। ये हमारे पास सिंपल प्रोग्रेसिव सिस्टम होता है। एक होता है फ्लेक्सिबल प्रोग्रेसिव सिस्टम, जहां पर हमारे पास ऑटोमेटिक होता है, ऑटोमेटिक बेस्ड ऑन ट्रैफिक वॉल्यूम। तो ट्रैफिक वॉल्यूम के बेसिस पर हमारे पास ऑटोमेटिक जो है वो सिग्नल अपने आप को टाइम कर लेता है कि भाई जहां पे ट्रैफिक ज्यादा दिख रहा है उसको ज्यादा ग्रीन टाइम दे देगा, जहां कम दिख रहा है वहां कम ग्रीन टाइम दे देगा। तो पूछा है इनमें से कौन सा यूजफुल होगा जब देयर इज अ कंटिन्यूअस ऑपरेशन ऑफ ग्रुप ऑफ व्हीकल्स। आपको कंटिन्यूअस ऑपरेशन कराना ग्रुप ऑफ व्हीकल्स का, क्या हो जाएगा हमारे पास यहां पर आंसर, इट इज गोइंग टू बी सिंपल प्रोग्रेसिव सिस्टम। क्या बन जाएगा सिंपल प्रोग्रेसिव सिस्टम, जिसमें कि हमारे पास हमें जज करना होता है कि किस वाला ट्रैफिक को हमें कंटिन्यूअसली मूव करना है, तो हम उसी के लिए सिग्नल डिजाइन कर देते हैं। तो नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ व्हीकल को हम एक ही डायरेक्शन में ले जाते चले जाएं, और ऐसे में हमारे पास कंटिन्यूस ऑपरेशन होता चला जाए ग्रुप ऑफ व्हीकल्स का, उसे कहते हैं सिंपल प्रोग्रेसिव सिस्टम। क्लियर है बात इतनी? चलिए, तो अगला आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, सी। अगला सवाल पूछा है ट्रैफिक कैपेसिटी। तो ट्रैफिक कैपेसिटी अभी हम कई बार जिक्र कर चुके हैं इसका
कि भाई हम कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स को पर आवर किसी पर्टिकुलर एक लेन पर अकोमोडेट कर सकते हैं, वही उस पर्टिकुलर ट्रैफिक की कैपेसिटी होती है, वही उस पर्टिकुलर लोकेशन में उस रूट की कैपेसिटी कहलाएगी। तो हमारे पास एबिलिटी ऑफ अ रोडवे टू अकोमोडेट द ट्रैफिक वॉल्यूम मतलब व्हीकल्स पर आवर इन टर्म्स ऑफ व्हीकल्स पर आवर, तो हम कितने पर लेन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आंसर यहां से सही हो सकता है। अच्छा, अगला पूछा है नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑक्यूपाइंग अ यूनिट लेंथ ऑफ रोडवे एट अ गिवन इंस्टेंट एक्सप्रेस एज व्हीकल पर किलोमीटर, इसे ट्रैफिक की डेंसिटी कहते हैं, इसे ट्रैफिक की डेंसिटी कहते हैं। कैपेसिटी ऑफ लेन टू अकोमोडेट द व्हीकल्स विड्थ वाइज अक्रॉस द रोड। विड्थ वाइज का मतलब हमारे पास वैसे तो कभी मतलब नहीं होता, क्योंकि इट इज ऑलवेज 2.5 मीटर टेकन। तो विड्थ वाइज कितनी गाड़ियां अकोमोडेट कर सके इसका कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं बचता, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। मैक्सिमम अटेनेबल स्पीड ऑफ व्हीकल, इसे कहते हैं फ्री मीन स्पीड, जिसका यहां पर कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट रिटार्डेशन इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर व्हेन अ लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ 0.4 इज अलाउड फॉर स्टॉपिंग द व्हीकल ऑन रोड। किसी व्हीकल को रोकने के लिए, टू स्टॉप अ व्हीकल, जो हमारे पास एफ नेट लगेगा इज गोइंग टू बी इक्वल टू एम इंटू ए, और एम इंटू लिखता हूं रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन होता है लेकिन यह रिटार्डेशन, और एफ नेट क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा, इज इक्वल टू एम इंटू रिटार्डेशन। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है हमारे पास? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंटू नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू एम इंटू आर, और यहां पर हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन क्या बन जाएगा? एम इंटू जी। तो एफ लॉन्गिट्यूडिनल इंटू एम इंटू जी इक्वल टू एम इंटू आर, एम से एम गया, बचेगा आर जो कि रिटार्डेशन है। तो वही पूछा है इन्होंने, कितना हो जाएगा? रिटार्डेशन इज इक्वल टू हमारे पास एफ इंटू जी के बराबर। एफ है 0.4 इंटू जी की वैल्यू है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज गोइंग टू बी इक्वल टू हाउ मच? तो 9.81 इंटू 0.4, अगर 9.81 के 10 लेते तो 10 इंटू 0.4 बनता 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 4 से छोटी वैल्यू चाहिए, थोड़ी सी छोटी वैल्यू, तो ये सब नहीं होगी। आंसर क्या हो जाएगा? डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, 3.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला सवाल पूछा है इफ अ व्हीकल ट्रेवलिंग एट 40 kmph स्टॉप्ड within 1.8 second after the application of the brakes, then the average skid resistance coefficient is। तो फिर एवरेज स्किड रेजिस्टेंस कोएफिशिएंट कितना होगा? एवरेज स्किड रेजिस्टेंस कोएफिशिएंट जनरली हमारे पास एफ लॉन्गिट्यूडिनल ही होता है। अब किसी गाड़ी को जो कि ऑलरेडी ट्रेवल कर रही है 40 kmph पे, ये तो होगी उसकी स्पीड, इनिशियल स्पीड, और स्टॉप्ड है का मतलब वी का मतलब हो गया 0, और विद इन 1.8 सेकंड मतलब टी की वैल्यू आ गई 1.8 सेकंड के बराबर। आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक्स देन द एवरेज स्किड रेजिस्टेंस कोएफिशिएंट विल बी। अब डिस्टेंस के बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं है, जरा समझने की कोशिश करते हैं। यूजिंग u इज इक्वल टू, या फिर v इज इक्वल टू u प्लस एटी, तो v तो 0 है, हम समझ चुके हैं। u इक्वल टू एटी लिखें और a को लिखते हैं रिटार्डेशन, मैंने स्टार लगा दिया इसको। टाइम पता है और u पता है, तो रिटार्डेशन आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है। तो यहां से हमारे पास a वुड कम आउट टू बी एस u बाई टी, जो कि रिटार्डेशन की वैल्यू है। माइनस आइनस अभी सब भूल जाते हैं, अभी हम डायरेक्ट लिखते हैं इसे क्या? रिटार्डेशन। चलो ठीक है, इसे माइनस मतलब मैं अगर यहां पर लिखूं इसे, तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं क्या? u इक्वल टू माइनस एटी, और माइनस एटी की जगह a स्टार लिख लेता हूं जो कि रिटार्डेशन बन जाएगा, तो बात एक ही पड़ जाएगी। u की वैल्यू है 40 kmph,
डिवाइडेड बाय टाइम है 1.8 सेकेंड। तो kmph को मीटर पर सेकंड में करेंगे तो बनेगा ये हमारे पास 5/18 मीटर पर सेकंड, और ये है हमारे पास क्या, इनटू सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आ जाएगा हमारे पास। दिस वुड कम आउट टू बी एस, ये बन जाएगा, क्या वैल्यू बन जाएगी इसकी, कर लेते हैं कैलकुलेट। चालीस इंटू 5 डिवाइडेड बाय 18 डिवाइडेड बाय 1.8 कम्स आउट टू बी, ए इक्वल टू आ रहा है 6.17 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एवरेज स्किड रेजिस्टेंस पूछा है, तो हमारे पास ये कितना आ सकता है इसी को निकाल लेते हैं अब। तो हमारे पास सिंस एफ फ्रिक्शन, या फिर यूज करते डायरेक्टली फॉर्मूला, सिंस एफ इक्वल टू ए बाई जी के बराबर, ए स्टार बाई जी के बराबर, तो एफ लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगा 6.17 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये बन जाएगा डिवाइड बाय 9.81 कम्स आउट टू बी 0.629, दैट इज इक्वल टू एफ के बराबर। तो लॉन्गिट्यूडनल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या फिर एवरेज स्किड रेजिस्टेंस कोएफिशिएंट कितना आ गया, 0.629, तो 0.63 सही आंसर हो जाएगा। ए इज गोइंग टू बी दी करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा है, द डिजाइन स्पीड ऑफ अ ट्रैफिक लेन इज 70 kmph। डिजाइन स्पीड है ट्रैफिक लेन की 70 kmph, वी दे रखा है 70 kmph। एवरेज लेंथ ऑफ व्हीकल है 8 मीटर, थ्योरेटिकल कैपेसिटी पूछा है, तो वी दे रखा है हमें, वी डिजाइन दे रखा है ना, ठीक है, तो वी डिजाइन दे रखा है। व्हाट इज द थ्योरेटिकल कैपेसिटी पर आवर टेकिंग द टोटल रिएक्शन टाइम टू बी 2 सेकेंड्स एंड एवरेज लेंथ ऑफ व्हीकल इज 8 मीटर। देखो जब भी थ्योरेटिकल कैपेसिटी की बात चलती है तो निकालने का तरीका होता है थ्योरेटिकल कैपेसिटी इज इक्वल टू 1000 V बाई एस, जहां पर V होता है डिजाइन स्पीड और S होता है हमारे पास सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग बिटवीन द व्हीकल विच इज रेफर्ड एज द स्पेस हेडवे। तो यहां पर हमारे पास स्पेस हेडवे निकालने का तरीका बताया तो नहीं गया है कि कैसे निकालेंगे, बट यस इट कैन बी कैलकुलेटेड। जरा समझते हैं, हमारे पास ये निकल कर आएगा, यहां पर हम लिख सकते हैं हियर S इज इक्वल टू सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग बिटवीन द व्हीकल इज गिवन बाय 0.2 V kmph में प्लस लेंथ ऑफ द व्हीकल, या फिर हमारे पास कैन बी रिटन एज एक्सल लेंथ ऑफ द व्हीकल। तो ये बन जाएगा 0.2 इंटू, अच्छा 0.2 भी क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि ये तो हमारे लिए जो है वो जब हमारे पास टाइम पीरियड दे रखा होता है तब हम उसको 0.2 लेके चलते हैं। अभी हम इसको लेके चलेंगे क्या, कि जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग बिटवीन द व्हीकल है उसे पूरी तरीके से कवर करने में कितना समय लगता है, तो वी डिजाइन इनटू द रिएक्शन टाइम जो कि दे रखा है टोटल 2 सेकंड के बराबर का। तो ये बन जाएगा हमारे पास 70 kmph, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करेंगे 5/18 इंटू 2 सेकेंड प्लस लेंथ ऑफ द व्हीकल ले रखा है 8 मीटर के बराबर। तो ये आ जाएगा कितना हमारे पास 70 इंटू 5 इंटू 2 डिवाइड बाय 18 प्लस 8, तो ये बन रहा है 46.88 मीटर के बराबर सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग बिटवीन द व्हीकल्स। अब यहां पर आ रहा है हमारे पास थ्योरेटिकल कैपेसिटी, तो थ्योरेटिकल कैपेसिटी क्या निकल कर आ जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1000 इंटू हमारे पास ये दे रखा है डिजाइन स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर डिवाइडेड बाय हमारे पास हमारा थ्योरेटिकल कैपेसिटी पर आवर चाहिए हमें, ठीक है। तो हमारे पास यहां पर दिस वुड कम आउट टू बी एज
एस आ रहा है 46.88 मीटर के बराबर। तो हमारे पास दिस वुड कम आउट टू बी एस, ये मीटर से मीटर जाएगा, पर आवर के बेसिस पे थ्योरेटिकल कैपेसिटी आ जाएगी, किलोमीटर है ये, और ये हमारे पास मीटर्स है। तो किलोमीटर को ऑलरेडी हम यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई करके वी हैव कन्वर्टेड इनटू दी मीटर्स, तो ये तो ऑलरेडी आ जाएगा हमारे पास मीटर पर आवर में, तो ये तो कैंसिल आउट डायरेक्टली हो जाएगा। ठीक है, मैंने मिटाया क्यों, डायरेक्टली कैंसिल आउट भी कर सकते थे। ठीक है, तो ये आंसर कितना आ जाना चाहिए यहाँ से जरा देख लेते हैं एक बार। दिस शुड कम आउट टू बी एज 1000 इंटू 70 डिवाइड बाय 46.88, ये आ रहा है 1493.17 नंबर ऑफ व्हीकल्स हमारे पास आएंगी पर आवर में। तो नंबर ऑफ व्हीकल्स पर आवर, ये आंसर तो यहाँ पर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है 1493, और 1493 तो कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो हमारे पास यहाँ पर दिस शुड कम आउट टू बी, कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक है। चलो एक और तरीका समझते हैं फिर कैसे इसको निकाला जा सकता है। क्या हम हमारे पास जो हमारा सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग बिटवीन व्हीकल है, इसको निकालने का एक और भी तरीका देख सकते हैं, वो क्या है जरा उसको समझते हैं। तो हमारे पास सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग बिटवीन द व्हीकल निकालने का तरीका, एस निकालने का तरीका होता है एस इक्वल टू एस एस डी प्लस लेंथ ऑफ द व्हीकल, और एस एस डी होता है v इंटू टी। एस एस डी प्लस एल इससे भी निकाला जा सकता है, सेंटर सेंटर स्पेसिंग बिटवीन द व्हीकल, तो वो बनेगा हमारे पास क्या 0.278 इंटू वी इंटू टी प्लस 0.278 इंटू वी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 254। नहीं ये तो हो गया ना हमारे पास, दिस वुड कम आउट टू बी एस इसको अगर हम डायरेक्टली लिखते हैं वी स्क्वायर अपॉन 254, साथ में हमारे पास वी आर गिवन एस एफ के बराबर, तो इसको निकाल लेते हैं, प्लस एल हो जाएगा। तो वैल्यूज पुटअप करके देखते हैं जरा क्या हमारे पास आंसर रिलेटेबल आ सकता है क्या। तो 0.278 इंटू वी इंटू टी, तो 0.278 इंटू हमारे पास v आएगा कितना 70 इंटू टी 2 सेकेंड, तो 38.92 तो यहीं से आ गया 38.92 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 254 एफ, तो 70 का स्क्वायर अपॉन 254 डिवाइडेड बाय एफ की वैल्यू है क्या। अब एफ की वैल्यू भी नहीं है तो मान के चल लेते हैं कुछ डिवाइडेड बाय 0.7 के समथिंग, तो ये आ जाएगा 27.55, और ये प्लस हो जाएगा हमारे पास 8 मीटर, तो 38.92 प्लस 8 ये बनता है इक्वल टू 74.47 मीटर। तो अगर यहां पर हम रखते फॉर्मूले में क्या 1000 इंटू 70 अपॉन 74.47, तो आंसर यहां पर निकल कर आता हमारे पास दिस वुड कम आउट टू बी एज कितना आ जाएगा 1000 इंटू 70 डिवाइड बाय आंसर इज कमिंग आउट टू बी 939.86। ये भी आंसर सही नहीं है, तो विल अज्यूम इट टू बी कि भाई हमारे पास अगर सही तरीके से सोचा जाए तो आंसर शुड हैव बीन क्या हो जाना चाहिए था 1493.17 1493.17 के बराबर आंसर सही आना चाहिए था। देयर माइट बी सम मिस्टेक इनटू द क्वेश्चन, कहीं पर कुछ हो सकता है। आंसर इसका जो है वो क्या होना चाहिए सही, ई शुड बी द करेक्ट आंसर।
वो आंसर ई वाला जो है वो सही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा जरा, द ड्यूरेशन ऑफ ग्रीन टाइम इन ए ट्रैफिक सिग्नल डिपेंड्स ऑन। तो किसी भी ट्रैफिक सिग्नल में ग्रीन टाइम हमारे पास किस पर डिपेंड करता है? तो हमारे पास जो ग्रीन टाइम है, ग्रीन टाइम का मतलब हो रहा है कि मूवमेंट है व्हीकल्स का, व्हीकल्स अलाउड टू मूव। किसी भी ट्रैफिक सिग्नल में व्हीकल अलाउड टू मूव हमारे पास कितने समय के लिए हो सकता है? डिपेंड करेगा जितनी ज्यादा नंबर ऑफ व्हीकल्स उस पर्टिकुलर ट्रैफिक में आ रही है। तो ऐसे में हमारे पास ट्रैफिक डेंसिटी, डेंसिटी से मतलब नहीं निकलता, ट्रैफिक की स्पीड से मतलब नहीं निकलता। ऑल ऑफ द अबव विल नॉट बी द करेक्ट आंसर। ट्रैफिक वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स पर आवर किसी एक पर्टिकुलर रोड पर आ रहे हैं। जितने ज्यादा नंबर ऑफ व्हीकल्स पर्टिकुलर रोड पर आएंगे हमें उतना ज्यादा ग्रीन टाइम लेके चलना पड़ेगा, किसी दूसरे रोड के लिए उतना ही कम करना पड़ेगा। तो ऐसे में आंसर क्या हो जाएगा? बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा है, व्हाट विल बी द theoretical maximum capacity to nearest 10 units for a single lane of highway given that the speed of the traffic stream is 40 kmph। यार यहां पर जो है ना फिर से वही पूछा है, ट्रैफिक कैपेसिटी पूछी है जो कि होता है 1000 V/s के बराबर। s अभी भी नहीं निकाल के दिया है, विल टेक द वैल्यू टू बी, मान के चलते हैं कि s अभी भी निकालने का तरीका वही रहेगा, s इक्वल टू 0.2 V kmph में प्लस एल के बराबर। तो 0.2 इंटू 40 kmph प्लस 6 मीटर का हमारे पास जो है वो हमारा लेंथ ऑफ एक्सल हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 4 इंटू 0.2 8 8 और 8 और 6 14 14 मीटर के बराबर। तो हमारे पास यहां से थ्योरेटिकल कैपेसिटी ऑफ द सिंगल लेन हाईवे क्या बन जाएगी? दिस वुड कम आउट टू बी 1000 इंटू 40 kmph डिवाइडेड बाय s जो कि 14। तो कितना आंसर आ जाना चाहिए? दिस शुड कम आउट टू बी 1000 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 14, 2857 होना चाहिए। 2857 पर आवर, नंबर ऑफ व्हीकल्स पर आवर 2857 कहीं दिखाई दे रहा है? 2860 नियरेस्ट आंसर है। तो 2857 10 यूनिट्स तक पूछना है ना, तो 57 के बाद 60 वुड कम आउट टू बी द करेक्ट आंसर। आंसर क्या हो जाएगा? बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा है, ओवर स्पीड एंड डिले स्टडी ऑन अ प्री सिलेक्टेड सेक्शन ऑफ अ हाईवे आर कंडक्टेड बाय। तो ओवर स्पीड एंड डिले स्टडी ये पहली बार सुना जा रहा है। जनरली होता क्या है? स्पीड एंड डिले स्टडी जनरली होता है स्पीड एंड डिले स्टडीज। तो स्पीड एंड डिले स्टडीज में हमारे पास हम क्या पता करते हैं? हम ये पता करते हैं कि किसी सेक्शन ऑफ रोड पे कहां कहां पर कितना कितना डिले देखने को मिल रहा है और कहां कहां पर हमें कितनी कितनी स्पीड अचीव हो पा रही है। ये जनरली हम परफॉर्म करते हैं। हमारे पास कैसे परफॉर्म करते हैं स्पीड एंड डिले स्टडी? सबसे बेस्ट है फ्लोटिंग कार मेथड, नंबर प्लेट मेथड, मतलब व्हीकल नंबर मेथड, लाइसेंस प्लेट मेथड, हम फोटोग्राफिक मेथड का यूज कर सकते हैं। अलग अलग तरीके हैं हमारे पास। तो इधर पूछा है कि ओवर स्पीड एंड डिले स्टडी कैसे की जाएगी। फ्लोटिंग कार जनरली एक नॉर्मल स्पीड में मूव करती है इनटू द ट्रैफिक, और पता लगाते हैं ट्रैफिक वॉल्यूम जो है वो हमारे पास कितना है उस पर्टिकुलर ट्रैफिक का। अब यहां पर जो है हमारे पास ओवर स्पीड एंड डिले स्टडी चल रही है। तो जो फ्लोटिंग कार है वो फ्लोटिंग कार अब तेज चलने वाली होनी चाहिए। तो हमारे पास फास्ट मूविंग फ्लोटिंग कार होनी चाहिए जो कि स्टडी परफॉर्म करा सके। एंडोस्कोप रिलेटेबली नहीं, साइंस की हमारे पास जो है वो डिस्कशन है। ट्रैफिक कंटूर्स का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। रेडार का यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ क्या पता लगा सकते हैं? स्पॉट स्पीड पता लगा सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अगला पूछा है, इंटरनेशनल ट्रैफिक इंटेलिजेंस सर्वे डाटा आर रिलेटेड विथ। इंटेलिजेंस ट्रैफिक सर्वे इंटरनेशनल ट्रैफिक इंटेलिजेंस सर्वे डाटा। तो ट्रैफिक इंटेलिजेंस सर्वे डाटा ये बताता है कि हमारे पास किस नंबर ऑफ टाइम पे, किस जगह पर, किस कंडीशन में, कहां कहां पर कितने कितने नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स होते हैं, ये उसका पूरा डाटा रिकॉर्ड रखता है। तो हमारे पास ये किससे रिलेटेड है? एक्सीडेंट प्रोफाइलिंग स्टडीज से रिलेटेड है।
क्लासिफाइड ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडीज। देखो ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडीज के सामने क्लासिफाइड लिख दिया का मतलब ये होता है कि भाई बहुत ही ज्यादा हमारे पास खुफिया कोई इंफॉर्मेशन है तो उसे क्लासिफाइड बोल दिया जाता है। ओरिजिनल डेस्टिनेशन होगा नहीं यहां पर, स्पीड इन डिले होगा नहीं यहां पर, आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अगला पूछा था टाइप ऑफ सिग्नलिंग सिस्टम इन विच इट इज पॉसिबल टू वेरी द लेंथ ऑफ अ साइकिल डिवीजन एंड द टाइम शेड्यूल एट ईच सिग्नल पॉइंट इज कॉल्ड। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था एक ही रूट पे सारे सिग्नल एक जैसे दिखाई पड़े वो साइमल्टेनियस, अल्टरनेट एक जैसे दिखाई पड़े वो अल्टरनेट, ग्रुप ऑफ व्हीकल्स को हमें कंटिन्यूसली मूव कराना है वो है सिंपल प्रोग्रेसिव सिस्टम, और सिचुएशन के अकॉर्डिंग सिग्नल अपने टाइम पीरियड को चेंज कर सके वो कहलाता है क्या, फ्लेक्सिबल प्रोग्रेसिव सिस्टम। आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, फ्लेक्सिबल प्रोग्रेसिव सिस्टम। अगला सवाल पूछा है द मेन ड्रॉबैक ऑफ ऑटोमेटिक काउंटर्स कम क्लासिफायर्स। ऑटोमेटिक काउंटर्स कम क्लासिफायर्स किसकी बात चल रही है, ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी की बात चल रही है, जो ऑटोमेटिकली बताता है कि पर आवर में किसी एक लोकेशन से कितने नंबर ऑफ व्हीकल गुजरे हैं। तो ये काउंटिंग काम कर सकता है, क्लासिफिकेशन का काम इसका जो है वो बहुत हद तक पॉसिबल नहीं भी है और कुछ हद तक पॉसिबल भी है। क्लासिफाई ओनली ऑन बेसिस ऑफ लोड ऑफ एक्सल, लोड ऑफ एक्सल एंड डिस्टेंस बिटवीन एक्सल। कि कहीं से कोई गाड़ी गुजरी, कितना लोड है उस पर्टिकुलर गाड़ी के एक्सल पर, यह जरूर पता लगाया जा सकता है क्लासिफिकेशन के तौर पे कि भाई हैवी लोडेड था कि लाइट लोडेड था, और दो एक्सल के बीच में कितनी दूरी है इस पर भी थोड़ा क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि ज्यादा दूरी है तो ट्रक होगा, कम है तो कार हो, क्या किस तरह की व्हीकल होगी, एग्जैक्टली नहीं बता सकते। तो ऐसे में हमारे पास यहां पर यूज फॉर ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडीज इज दैट इट इज नॉट येट पॉसिबल टू क्लासिफाई एंड रिकॉर्ड। क्या, तो हम बहुत बारीकी से नहीं पता लगा सकते कि भाई कार निकली है कि जीप निकली है कि लोडिंग ऑटो निकला है, क्योंकि तीनों में ऑलमोस्ट एक जैसा वेट हो सकता है, एक्सल की लेंथ एक जैसी हो सकती है, क्लासिफाई नहीं कर पाएंगे। ये हमारे पास व्हीकल का टाइप नहीं पता लगा सकते, एक्सल स्पेसिंग पता लगा सकते हैं, एक्सल लोड पता लगा सकते हैं, दो एक्सल के बीच में कितना टाइम लगा वो पता लगा सकते हैं, एवरीथिंग कैन बी काउंटेड, एक्सल व्हीकल का टाइप नहीं पता लगाया जा सकता। आगे बात समझ में, चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव, which one of the following is not a part of speed and delay study। स्पीड और डिले स्टडी में क्या पार्ट नहीं है, तो क्या क्या चीजें स्पीड एंड डिले स्टडी में आती है, हम एक्चुअली में पता करते हैं कि भाई रनिंग स्पीड कितनी मिल पा रही है, ओवरऑल स्पीड कितनी है हमारे पास, जर्नी टाइम कितना चला जा रहा है, कितना डिले में टाइम चला जा रहा है। तो इसके लिए लोगों से इंटरव्यू लिया जा सकता है कि आपको कहां कहां कितनी कितनी दिक्कतें आती है। तो रोड साइड इंटरव्यू इज पॉसिबल, इंटरव्यू टेक्निक होती है। व्हीकल का नंबर पता लगा सकते हैं, जो जहां पे एंटर कर रही है, कहां से एग्जिट कर रही है, बीच का टाइम पता लगा सकते हैं। व्हीकल नंबर कह लो या लाइसेंस प्लेट कह लो, लाइसेंस प्लेट मेथड ये भी पॉसिबल है। फ्लोटिंग कार मेथड, हम खुद फील्ड में उतर जाएंगे, हम खुद रोड पर उतर जाएंगे और पता करेंगे भाई हमारी गाड़ी को कितना टाइम लग गया, तो ये भी सही है। लाइसेंस नंबर मेथड, लाइसेंस नंबर ये एक हमारे पास इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया, लाइसेंस नंबर कुछ भी नहीं होता, ठीक है, बात ध्यान रखिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, नॉट अ स्पीड एंड डिले स्टडीज, आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा है, अ व्हीकल मूविंग एट 40 kmph was stopped by applying brake and the length of the skid mark was 12.2 मीटर, ठीक है। If the average skid resistance of the pavement is 0.7, the brake efficiency of the test vehicle will be। देखो सिंपल सी चीज है, ब्रेक एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि आपके पास व्हाट इज बीइंग डन इज, एफिशिएंसी ऑफ ब्रेक का मतलब होता है कि स्किड रेजिस्टेंस कितना मिल पाया, स्किड रेजिस्टेंस
ऑब्टेन डिवाइडेड बाय एवरेज स्किड रेजिस्टेंस ऑफ पेवमेंट, स्किड रेजिस्टेंस ऑब्टेन्ड या फिर एवरेज स्किड रेजिस्टेंस ऑफ द पेवमेंट। ये हमारे पास होता है हमारे पास ब्रेक एफिशिएंसी या ब्रेकिंग एफिशिएंसी। अब ये तो हमें दे रखा है, ये हमें पता करना है। तो स्किड रेजिस्टेंस ऑब्टेन्ड कितना है उसे मान लो हमने लिख लिया एफ के बराबर, और ये हमारे पास गिवन है विच इज इक्वल टू कितना 0.7 के बराबर, निकल कर आ जाएगी एफिशिएंसी ऑफ द ब्रेकिंग सिस्टम। तो इसको पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा तरीका है, एफ निकालने के कई सारे तरीके समझे हमने भी। हमारे पास हम कह सकते हैं सिंस एफ इज इक्वल टू ए, मतलब रिटार्डेशन डिवाइडेड बाय जी के बराबर, जहां से ए पता करना जरूरी है। स्किड मार्ग की लेंथ पता है और हमारे पास हमें व्हीकल की स्पीड पता है, तो यहां से ये ए किसे आ जाएगा समझते हैं। यूजिंग v इज इक्वल टू यू प्लस AT, तो यहां पर हमारे पास v तो हो जाएगा 0 और u हो जाएगा माइनस ए इंटू टी, राइट, u हो जाएगा माइनस ए इंटू टी के बराबर, और माइनस ए इंटू टी बन जाता है क्या, रिटार्डेशन, ए स्टार लिख लेते हैं इसे इंटू टी के बराबर। हम एक और चीज लिख सकते हैं क्या, सिंस s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो एक काम करते हैं टी को पुटअप कर देते हैं, टी को पुटअप कर देते हैं, पर टी को पुटअप करके भी क्या ही हासिल हो पाएगा। चलो यहां से पुटअप तो करते हैं अभी यू को ही पुटअप करते हैं, तो इक्वेशन क्या बनेगी जरा समझना। ये ए है हमारे पास, ये एक्चुअली में ए नहीं है, रिटार्डेशन है, माइनस ए होना चाहिए था, तो दिस शुड हैव बीन क्या, एस इक्वल टू यू को पुटअप करते हैं बनेगा ए टी स्क्वायर, मतलब ए स्टार टी स्क्वायर, और ये प्लस का साइन यहां से चेंज होकर माइनस ए हो जाना चाहिए, और हमारे पास इफ यू टॉक अबाउट इट तो ये क्या बन जाना चाहिए हमारे पास, माइनस ऑफ हाफ ए स्टार टी स्क्वायर। तो दिस शुड कम आउट टू बी एज हाउ मच, एस इक्वल टू दिस मच, तो ये एक्सेलरेशन से है, माइनस है, हाँ ठीक है, एस इक्वल टू ए टी स्क्वायर, मतलब ए स्टार टी स्क्वायर बाय 2, और अब टी को रिप्लेस करते हैं किससे, u बाय ए से, तो टी को रिप्लेस करेंगे u बाय ए से, तो s बनेगा u बाय ए स्टार, तो ए स्टार इंटू यू का स्क्वायर बाय 2a स्टार का स्क्वायर, स्क्वायर से एक ही जाएगा, हमारे पास s वुड कम आउट टू बी एस कितना, s आ जाएगा u का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a स्टार। अब हमारे पास यहां से हमें a चाहिए, तो a आ जाएगा कितना, a आ जाएगा u स्क्वायर अपॉन 2s के बराबर। अब u स्क्वायर है हमारे पास 40 के एमपीएच, तो 40 का स्क्वायर अपॉन 40 का स्क्वायर इनटू क्या करेंगे, मीटर किलोमीटर पर आवर में मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा, तो 5/18 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 12.2 मीटर, तो ये मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, ये मीटर में है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में रिटार्डेशन आ जाएगा। ये ए स्टार है, ये ए स्टार है, ये ए स्टार है, तो ये कितना आ जा रहा है, ए स्टार निकाल लेते हैं, ए स्टार कितना आ जा रहा है, 40 का स्क्वायर इंटू 5 डिवाइडेड बाय 18 डिवाइडेड बाय 18, 123.45 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 12.2, ये आ रहा है 5.059
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये तो आ गया रिटार्डेशन ए स्टार। तो निकाल लेते हैं एफ 5.059 डिवाइडेड बाय 9.81। तो ये कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 9.81 0.516 के बराबर इसकी रेजिस्टेंस जो अचीव हुआ वो निकल कर आया। तो ब्रेकिंग एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, निकाल सकते हैं 0.516 डिवाइडेड बाय 0.70 इंटू 100। तो ये कितनी आ जाएगी ब्रेकिंग एफिशिएंसी, बहुत आसान है निकालना। 0.516 डिवाइडेड बाय 0.70 इंटू 100, 73.71% के बराबर आंसर आ रहा है। क्या बन जाएगा ये, बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, 74%। अगला सवाल पूछा है, इन द लॉस एंजलिस एब्रेशन टेस्ट ऑन एग्रीगेट इफ द स्पीड ऑफ द ड्रम इज इंक्रीज्ड। अगर स्पीड ऑफ द ड्रम बढ़ा दिया एट 250 आरपीएम, 250 आरपीएम, 30 से 33 आरपीएम होता है जनरली, लेकिन 50 आरपीएम पे लेके चले गए, देन द एब्रेशन वैल्यू विल बी। तो हम जो है वो जब आरपीएम बढ़ाएंगे तो आरपीएम के बढ़ने से हमारे पास एब्रेशन जो है वो बढ़ेगा, और एब्रेशन बढ़ेगा तो हमारे पास जो परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट है, परसेंटेज एग्रीगेट गेटिंग फाइनर देन, एब्रेशन टेस्ट में जो हम सीविंग करते हैं वो हम 10 mm की सीव पर रिटेन कराते हैं, और हम जो है वो 12.5 mm की सीव से पास कराते हैं। तो जो एग्रीगेट अटेन होते हैं उनके हम यहां पर एब्रेशन टेस्टिंग करते हैं और फिर इसे 1.7 mm से पास कराते हैं। तो परसेंटेज एग्रीगेट गेटिंग फाइनर देन 1.7 mm विल इंक्रीज, और अगर ये बढ़ जाएंगे तो हमारे पास एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू विल इंक्रीज, और एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू बढ़ जाएगी तो एब्रेशन वैल्यू विल इंक्रीज। आंसर क्या हो जाएगा, ए इज गोइंग टू बी दी करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा है, अ टिपिकल मार्शल टेस्ट ग्राफ इज शोन इन द गिवन फिगर, द वेरिएबल ऑन द एक्स एक्सिस इज परसेंटेज बाइंडर कंटेंट बाय वेट ऑफ द टोटल मिक्स, द वेरिएबल ऑन द वाई एक्सिस फॉर द गिवन ग्राफ विल बी। चलिए ठीक है, समझना चालू करते हैं। तो स्टेबिलिटी वैल्यू की बात करते हैं, तो स्टेबिलिटी वैल्यू का जो कर्व होता है बेस्ड ऑन द परसेंटेज बाइंडर कंटेंट, हमारे पास पहले ये इंक्रीज करता है और फिर ये डिक्रीज करता है, पहले ये इंक्रीज करता है फिर डिक्रीज करता है। मतलब जैसे जैसे बाइंडर कंटेंट बढ़ाएंगे स्टेबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन एक लिमिट से ज्यादा होने पर ये फिर से हमारे पास फैलना चालू कर सकता है, तो हमारी स्टेबिलिटी वैल्यू घट सकती है। तो पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, यहां पर ये कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, तो दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। फ्लो वैल्यू का मतलब ये होता है कि आप बाइंडर मटेरियल बढ़ाते चले जाओगे, तो बाइंडर मटेरियल बढ़ाते चले जाओगे तो अब एग्रीगेट जो है वो फ्लूइड नेचर का होता जाएगा, तो फ्लो वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। ये हमारे पास बढ़ती है कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग। तो फ्लो वैल्यू ही हमारे पास यहां पर रिलेट करता है। बाकी देखते हैं जरा परसेंटेज ऑफ वॉइड्स। तो परसेंटेज ऑफ वॉइड्स का भी खेल यही है कि जैसे जैसे बिटुमिन कंटेंट बढ़ाते चले जाएंगे परसेंटेज ऑफ वॉइड्स घटते चले जाएंगे। कंटिन्यूसली डिक्रीजेस, तो कर्व कंटिन्यूसली डिक्रीज होगा क्योंकि आप बिटुमिन कंटेंट बढ़ा रहे हो, बाइंडर कंटेंट बढ़ा रहे हो विच इज अ फ्लूइड नेचर, तो ये उन वॉइड्स को फिल करेगा जहां पर जा सकते हो, तो परसेंटेज ऑफ वॉइड्स कम होते चले जाएंगे। यूनिट वेट का खेल भी हमारे पास ऐसा ही है, जैसे जैसे परसेंटेज बाइंडर बढ़ाते चले जाओगे हमारे पास ये पहले तो बढ़ेगा, फर्स्ट इंक्रीज करेगा, और फिर एक लिमिट के बाद वॉइड सारे फिल हो जाने के बाद और बाइंडर मटेरियल ऐड कर दोगे तो वॉल्यूम तो बढ़ेगा, मास तो बढ़ेगा,
लेकिन अब किसका बढ़ रहा है, बाइंडर मटेरियल का बढ़ रहा है विद रिस्पेक्ट टू द एग्रीगेट, तो यूनिट वेट कम होता चला जाएगा एंड देन डिक्रीजेस, तो फिर ये कम होगा। तो आंसर तो क्या होगा, बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। दिस आर फ्यू अदर ग्राफ्स जो कि हमारे पास रिलेटेबल है मार्शल स्टेबिलिटी से, यूनिट वेट से, फ्लो वैल्यू से, परसेंटेज वो टोटल मिक्स से और परसेंटेज एग्रीगेट वॉइड फिल्ड विद बिटुमिन से। तो हमारे पास ये जो है ये सारे कर्व ध्यान रखिएगा, ये पहले बढ़ता है फिर घटता है, ये कंटिन्यूसली बढ़ता है, ये कंटिन्यूसली गिरता है, ये बढ़ता है फिर घटता है, और ये हमारे पास कंटिन्यूसली बढ़ता चला जाता है। ठीक है, चलिए, तो माय डियर स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का सेशन। मैं आशा करता हूं काफी कुछ आपको सीखने को मिल रहा होगा। कोई भी डाउट आता है, कोई भी समस्या आती है, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट अस विदाउट एनी हेजिटेशन। मिलते हैं अगले सेशन में, टिल देन गुड बाय।